हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 बड़े भाई साहब के एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है नसीहत। नसीहत देना अर्थात किसी को कोई शिक्षा देना, सीख देना या उपदेश देना। तो नसीहत का पर्यायवाची हुआ शिक्षा, सीख, उपदेश। सेकंड शब्द है रोष। रोष का है किसी पर क्रोध करना, गुस्सा करना या कोई क्षोभ करना। क्रोध, गुस्सा या क्षोभ। थर्ड है आज़ादी। आज़ादी इसका होगा मुक्ति या स्वतंत्रता। आज़ादी, मुक्ति, स्वतंत्रता। नंबर 4 राजा। राजा महीप, नृप, भूप। राजा का होगा महीप, नृप, भूप। देन लास्ट है ताज्जुब। ताज्जुब का मतलब हैरानी, आश्चर्य, अचरज आदि। हैरानी, आश्चर्य, अचरज। सेकंड है प्रेमचंद की भाषा बहुत ही पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियां रोचक और प्रभावपूर्ण होती है। इन्होंने अपनी कहानी में हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया है। जैसे कि हमारे लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ के समान था। दूसरा है भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। वे ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, चुभती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। थर्ड है वह जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें। इन सभी में मुहावरों का प्रयोग किया है। अब हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है सिर पर नंगी तलवार लटकना। इसका अर्थ होगा सामने मौत दिखाई देना। सिर पर नंगी तलवार लटकना, इसका अर्थ होगा सामने मौत दिखाई देना। आप इसका कोई भी वाक्य जो आपको समझ में आता है आप बना सकते हो। कि जैसे कि उड़न दस्ते को देखकर नकल करने वाले छात्रों को लगा मानो सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। दूसरा है आड़े हाथों लेना, अर्थात कठोरता से पेश आना। आड़े हाथों लेना, कठोरता से पेश आना। सेंटेंस है यदि अब की बार तुमने मेरी निंदा की, तुमने मुझे बुरा भला कहा, तो मैं तुम्हें आड़े हाथों लूंगा। थर्ड है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थात अयोग्य व्यक्ति, जिसमें योग्यता ना हो, अयोग्य व्यक्ति के हाथ कोई महत्वपूर्ण वस्तु लग जाना। जैसे कि उस अनपढ़ व्यक्ति को सुशिक्षित अर्थात पढ़ी लिखी दुल्हन मिल गई, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। फोर्थ है लोहे के चने चबाना, अर्थात बहुत कठिन काम होना। लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत कठिन काम होना। सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ना, हिमालय पर्वत की चढ़ाई करना लोहे के चने चबाने के समान है। फिर है दांतों पसीना आना। इसका अर्थ है बहुत कठिनाई होना। दांतों पसीना आना, बहुत कठिनाई होना। इसका हम वाक्य बना सकते हैं पैदल तीर्थ यात्रा करना आसान नहीं है, दांतों पसीना आ जाएगा। पैदल तीर्थ यात्रा करना आसान नहीं है, दांतों पसीना आ जाएगा। लास्ट है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, अर्थात बुद्धू या बेवकूफ व्यक्ति। इसका हम बना सकते हैं कि मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ, मैं तुम्हारे हर व्यवहार को समझता हूँ, मुझे तुम कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मत समझना। थर्ड है निम्नलिखित तत्सम, तद्भव, देशी, आगत शब्दों के उदाहरण के आधार पर इन्हें छांट कर लिखना है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हम उन्हें एज इट इज हिंदी में यूज करते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जिनको हम हिंदी में अपने हिसाब से यूज करते हैं, हिंदी के शब्द है। देशज शब्द वे शब्द जो कि हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, देशी भाषा के शब्द है। आगत शब्द वे शब्द हैं जो कि दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। और अंग्रेजी या उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्द। सबसे पहले हम तत्सम भाषा के शब्द लिखेंगे। तत्सम भाषा के शब्द हैं चेष्टा, सूक्तिबाण,
आधिपत्य, मेला, फटकार, प्रातःकाल, विद्वान, निपुण, अवेलना। उसके बाद तद्भव शब्द है जानलेवा, आंख फोड़, पन्ना, भाई साहब। देशज शब्द है इसमें घुड़कियां, देशज शब्द घुड़कियां। फिर आगत शब्द जो दूसरी भाषा से आए हैं, तालीम है, जल्दबाजी है, पुख्ता है, हाशिया। उसके बाद जमात शब्द है, हर्फ है, तमाशा है और मसलन शब्द है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के शब्द है इसमें स्पेशल, स्कीम और टाइम टेबल। स्पेशल, स्कीम और टाइम टेबल। अब है एक्सरसाइज नंबर 4। क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता, क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। अब हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया। इसमें पकड़ लिया क्रिया है और हाथ कर्म है, तो यह हुआ सकर्मक, यह सकर्मक। सेकंड है फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, तो इसमें जीवन, चोरों सा जीवन, तो जीवन क्या है यहाँ पर कर्म, तो यह सकर्मक होगी। फिर है शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, तो इसमें हाल, शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, हाल कर्म है, तो यह भी सकर्मक क्रिया। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, तो यहाँ पर आंसू, आंसू क्या है कर्म, बहाने लगता क्रिया है, तो यह भी सकर्मक वाक्य हुआ। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, यहाँ पर निबंध है वो कर्म है, लिखना क्रिया है, तो यह भी सकर्मक हुआ। लास्ट है मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, इसमें कोई कर्म नहीं है क्योंकि इसमें दौड़ रहा क्रिया है और पीछे पीछे यह क्रिया की विशेषता है, पीछे पीछे दौड़ना, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अब एक्सरसाइज नंबर 5 है, इसमें है एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। जब हम प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं तो जो पहला वर्ण होता है, उस शब्द का पहला वर्ण होता है उसके अंदर चेंज हो जाता है, वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि विचार शब्द है, इसमें जैसे ही हम एक प्रत्यय लगाएंगे इसका जो वी अक्षर है यह चेंज हो जाएगा, वी का बनेगा वैचारिक, विचार से वैचारिक, तो वी चेंज हो गया। इतिहास, इतिहास में जो ई है वो पहला वर्ण चेंज हो जाएगा, शब्द बनेगा ऐतिहासिक। संसार, संसार में जो स है चेंज हो जाएगा, शब्द बनेगा सांसारिक। दिन, दिन में भी दी चेंज हो जाएगा और शब्द बनेगा दैनिक। नीति, नीति का पहला अक्षर हम चेंज करके बनाएंगे नैतिक। प्रयोग का प्रायोगिक, इसमें भी प्रा में चेंज हो जाएगा। अधिकार, अधिकारिक। तो हमने देखा जैसे ही हमने एक प्रत्यय लगाया शब्द का फर्स्ट वर्ण वो चेंज हो गया और दूसरा शब्द बन गया। तो विचार का वैचारिक, इतिहास का ऐतिहासिक, संसार का सांसारिक, दिन का दैनिक, नीति का नैतिक, प्रयोग का प्रायोगिक, अधिकार का आधिकारिक। थैंक